तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये बेसिकली ना इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो सबसे पहले ना हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के बारे में बताया जाता है। ये मेनली हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर ना नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इसको ना हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पहले तो ये एग्रीकल्चर का रिलेटेड सेक्टर है और इसमें ना फिशिंग, ब्रीडिंग और डेयरी ऐसे वर्क्स इंक्लूड होते हैं। तो उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें गुड्स ना प्रोसेस में होती है, ठीक है। गुड्स ना हमको प्रोसेस में देखने को मिलती है। तो प्राइमरी सेक्टर में गुड्स को हम नेचुरल फैक्टर से हम निकालते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्टर में हम उसको प्रोसेस में ले आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सेकेंडरी को कहते हैं, उसको प्रोसेस में ले आते हैं। फिर टेरिशरी सेक्टर में क्या करते हैं, हम उन गुड्स को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है। तो एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वाटर बॉटल है, ठीक है। तो इस वाटर बॉटल नहीं, वाटर बॉटल सही नहीं होगा, तो एक और कोई आसान सा एग्जांपल हम रख लेते हैं, ठीक है। तो गेहूँ है, ठीक है। गेहूँ नहीं है हमारे पास अब, तो गेहूँ है मान लो। तो गेहूँ कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। एग्रीकल्चर के बाद क्या करेंगे, हम उसे पैक करेंगे। कहाँ पैक करेंगे, सेकेंडरी में करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसे बेचेंगे मार्केट्स में। तो क्या होगा, टेरिशरी हो। समझ गए बात को, बस इतना ही होता है। तो टेरिशरी को क्या हम कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ना सिर्फ ये गुड्स ना हमको ये करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही नहीं, इसको सर्विस सेक्टर को कहते हैं, क्योंकि तो गुड्स के अलावा क्या करते हैं, हम हमारे देश में ना डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये ना भी थोड़े से सर्विस कर रहे हैं, तो ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चेंज हम देखने वाले हैं। हिस्टोरिकल चेंज के पहले हम क्या करते हैं, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करके देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर। तो टेरिशरी सेक्टर ना प्राइमरी और सेकेंडरी से बहुत विपरीत, डिफरेंट, क्योंकि टेरिशरी सेक्टर में हमको प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ना हमको प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। कैसे भाई डेवलपमेंट करता है, तो कैसे बता रहे हैं भाई, बहुत सिंपल है। देख, प्राइमरी में क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल फैक्टर से। सेकेंडरी में क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। टेरिशरी में क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए टेरिशरी होना ज़रूरी है, तभी तो ये दोनों डेवलपमेंट होगा ना भाई, ठीक है। फिर क्या आता है इस चैप्टर में, जीडीपी आता है, ठीक है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं, हम सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं तीनों सेक्टर्स में। ये तीनों सेक्टर्स में क्या करते हैं, हम ओवरऑल जीडीपी निकालते हैं। सभी फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी में जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। एक कंट्री के लिए कितना इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ है उसको पता लगाने के लिए हम जीडीपी को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमको प्राइमरी में ना 50% तक एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, प्राइमरी में। लेकिन टेरिशरी सेक्टर को ना एक इकोनॉमिकली और एक इनॉर्मल सेक्टर को हम मानते हैं, टेरिशरी सेक्टर को, क्योंकि इसमें ना जीडीपी का कंट्रीब्यूशन लगभग अच्छा अप्रॉक्सीमेटली में हमको पता नहीं है, तो बढ़िया है इसका कंट्रीब्यूशन। और लगभग 31% तक हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है टेरिशरी में, ठीक है। फिर
हम आ जाते हैं ये और क्या, एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो यार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है कि गवर्नमेंट नाम अब सुधर जाए भाई, अब सुधर जाओ। क्योंकि तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चीपर लोन्स अफोर्ड करने चाहिए। ठीक है, चीपर लोन्स अफोर्ड करने चाहिए, एक तरीका हो जाएगा। फिर मिनी ट्रक्स को प्रोवाइड करें, प्रोवाइड करें, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस प्रोवाइड करें। क्यों मिनी ट्रक्स को प्रोवाइड करें, मिनी ट्रक्स के प्रोवाइड होने से क्या होगा, टेरिटरी सेक्टर का एक्सपोर्ट होगा, इससे सेकेंडरी सेक्टर भी आ जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट होगा ना भाई, तो टेरिटरी सेक्टर भी इसमें होगा। फिर इंडस्ट्रीज़ को सेमी रूरल एरियाज़ में क्रिएट करा जाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उससे बढ़ता है भाई। क्योंकि अगर तुम सेमी रूरल एरियाज़ में करोगे तो बहुत सारे लोग आएंगे इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, फिर क्या है, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस फॉर फार्मर्स के लिए क्या करना है, हमको कोल्ड स्टोरेज हाउसेस रखने हैं। कोल्ड स्टोरेज हाउसेस का मेरा मतलब है कि क्रॉप है ना, उनके क्रॉप के बाद वो उस कोल्ड स्टोरेज हाउस में रख सकते हैं उनके क्रॉप्स को। जब फसल अच्छे दाम पर मिलेगी उस क्रॉप्स को तब निकाल कर वो अपना व्यापार शुरू करें। ठीक है, ये थी थोड़ी बातें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ना बेसिकली क्या है, एक फॉर्मल है। फॉर्मली क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये ना फिक्सर होता है। ठीक है, इसमें ना फिक्सर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, फिक्सड आवर्स ऑफ वर्किंग होती है, और इसमें ना सब कुछ फॉर्मल तरीके से होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, फिक्सड आवर्स नहीं होती, लोग तो 10-12 घंटे काम करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी सॉरी फिर क्या है, फिक्सड आवर्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं। फिर क्या होता है भाई, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से नहीं होता। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक आदमी है, उसका नाम है राम। ठीक है, राम है, तो वह क्या करता है, उसके पास एक जॉब होती है, तो उसमें ना टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब कुछ करता है, उसे जॉब सिक्योरिटी मिलती है, फिक्सड आवर्स ऑफ वर्किंग मिलता है, मंथली सैलरी मिलती है, और पेड लीव्स मिलता है। ऐसे उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। भाई मोहन एक आदमी है जो एक दुकान में काम करता है, तो वो लगभग 10 घंटे काम करता है। कभी कभी त्यौहार आने पर वो क्या करता है, 15 घंटे 16 घंटे 12 घंटे तक भी काम करता है। तो इसके पास फिक्सड आवर्स नहीं होती हैं, फिर क्या, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, जब काम से निकाला जाए पता ही नहीं चलता भाई। तो पेड लीव्स उसको नहीं मिलती है, और रेगुलर वेजेस मिलती हैं बस। तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। तो कैसे लोगों को इनफॉर्मल से बचाया जा सकता है, एक मेन क्वेश्चन यही है। तो 1990s के बाद ना अर्बन में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को ना ऑर्गेनाइज सेक्टर से हटा दिया गया, जिसके वजह से वो इनफॉर्मल में दोष दिए गए थे। तो इससे बहुत बड़ा ये हुआ। एक मिनट, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, एक मिनट हम देख लेते हैं, बस एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। हाँ, तो ये है वो टॉपिक। तो ये मैंने पढ़ा नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं एक बार। वो दिस वल्नरेबल पीपल,
तो इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि हमको एक मिनट लाइन में लाइन पढ़ लेते हैं। In the urban area, unorganized sector comprises mainly of workers in small-scale industry, casual workers in construction, trade, transport, and those who work as street vendors. Government makes rack because small-scale industry also need government support. तो small-scale industries को क्या करने हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनको रन करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। यू ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट टाइप बैकवर्ड कम्युनिटी फाइंड देमसेल्फ इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये से बैकवर्ड कैस्ट के लोग था, बैकवर्ड के लोग ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। फिर इन स्पेशल गेटिंग इरेगुलर एंड लो पेड लीव, दीज वर्कर्स आर फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इनका ना विकास नहीं हो पा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये ठीक है। तो अब आ जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट के बीच। तो पब्लिक क्या है, इसको क्या करता है, गवर्नमेंट रन करता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। प्राइवेट में क्या है, एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन करता है, सेल्फ प्रॉफिट के लिए करता है। तो क्या है ना, पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है पब्लिक वेलफेयर के लिए, क्योंकि ये क्या करता है। तो सबसे पहले पब्लिक ना हमको क्या, इसमें क्या एडवांटेज है ना, वो चीपली मिलता है। ठीक है, क्या करता है, हमको चीपली मिलता है। फिर तो इसमें ना पहले गवर्नमेंट क्या करता है, फार्मर्स से चीपली ग्रेन्स को या कुछ भी हो से चीप में खरीदते हैं। चीप में खरीदने के बाद क्या करते हैं, फिर रेशन शॉप्स में सस्ता नहीं फेयर प्राइस में खरीदते हैं, फेयर प्राइस में खरीदते हैं। फिर रेशन शॉप्स में चीप दाम पर चीप में बिकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए तो एक बात सोच कर देखो, प्राइवेट ही रन करेगा तो पुअर का क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वाई पब्लिक सेक्टर इज नेसेसरी इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या 5 उंगली हैं, ठीक है, तो 4 उंगली काफ़ी है क्या तेरे लिए, 4 उंगली काफ़ी है नहीं ना, वो सारी उंगली चाहिए। तो पुअर का क्या होगा भाई, उनका भी हाल सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबके विकास के लिए पब्लिक सेक्टर बहुत ज़रूरी है, इतना कह सकते। तो एक और भी है, ठीक है, एक मिनट पॉइंट्स थोड़े मिस कर दिए मुझे लगता है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में मिस कर दिया, एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। तो यही है, पब्लिक प्राइवेट में यही है। हाँ, बस हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, MNREGA एक्ट को पास कर सकते हैं, जिसको राइट टू वर्क के अंडर शामिल किया हुआ है। 2005 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें हमको 100 दिनों के लिए अच्छे से काम धंधा करने के लिए, जो लोग काम करने के लिए पोटेंशियल है, जो काम ढूंढ रहे हैं रूरल एरियाज़ में, उनको 100 दिनों के लिए अच्छे से काम मिल जाएगा। तो उनको क्या, तो इसको क्या कर रहे हैं, 650 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो भी गवर्नमेंट अगर फेल होती है तो जॉब प्रोवाइड करने में, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में आ जाते हैं। तो फिर क्या भाई, फिर हमको अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बताया जाता है। अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, एक हिडन है, जो कि तो पीपल हैव द पोटेंशियल टू वर्क, पीपल हैव वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। अगर एक जगह पर 5 लोग ही चाहिए, अगर 5 लोग ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर 7 लोग हैं, तो वो बाकी 2 लोग क्या हो जाएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।